Good morning, my dear students. Today we will talk about Rawls law, ideal solution, and non-ideal solution. Let's start it. Okay, this is NCRT series I have told you earlier. Okay, molarity, percentage, solubility, Rawls law, everything we have done, their questions, and DPT. राइट टुडे इज द नाउ ये न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए। आज हम बात करेंगे वेपर प्रेशर की और रॉल्स लॉ की। राइट, व्हाट इज वेपर प्रेशर? Liquid solutions are formed when liquid solutions are formed when solvent is liquid. The solute can be a gas, liquid or solid. Solutions of gases and liquid have already been discussed. हम इसमें डिस्कस करेंगे दो लिक्विड्स का या सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। गैस इन लिक्विड में हेनरीज लॉ कर तो लिया हमने। इसमें वन और मोर वोलाटाइल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। दो लिक्विड्स भी हो सकते हैं, एक लिक्विड एक सॉलिड भी हो सकते हैं। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड, बाद में करेंगे सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। लेट अस कंसिडर अ बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि दो कंपोनेंट्स का वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, दोनों के वेपर्स बनेंगे 1 और 2। इसको क्लोज वेसल में लिया जाता है, दोनों के कंपोनेंट्स इवेपोरेट होते हैं, इवेंचुअली इक्विलिब्रियम आ जाता है। और ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये देखो। फ्रैंकोइज मार्टी राव gave the quantitative का मतलब होता है फॉर्मूला। द रिलेशनशिप इज नोन एज रॉल्स लॉ विच स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स। पहले हम समझते हैं कि ये बात क्या कर रहा है, वेपर प्रेशर होता क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने एक लिक्विड लिया क्लोज्ड कंटेनर में। ठीक है, यहाँ पे हमने मैनोमीटर लगा दिया। ये मैनोमीटर क्या करता है, हमें प्रेशर मेजर करता है ये। ठीक है, अब प्रेशर कैसे मेजर करेगा, शुरू में इसके कुछ वेपर्स बनेंगे, प्रेशर बढ़ेगा और एक स्टेज आएगी जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर। और ये हर टेम्परेचर पर अलग होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by vapors कब, when these are in equilibrium with the liquid state। इक्विलिब्रियम क्या होता है, अब और वेपर्स नहीं बनेंगे। स्टोरी सुनो, पहले यहां से लिक्विड से एक वेपर बना, टू वेपर्स बने, 3, 4, 50, 60, 70। एक स्टेज आएगी, अब जगह तो उतनी है, वो जगह बोलेगी भैया बस करो और जगह नहीं है मेरे पास। उस वक्त ना इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अब जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे उतने वेपर के लिक्विड में वापस आ जाएंगे। इस सिचुएशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है, वहां पर जो वेपर्स का प्रेशर होगा दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड स्टेट। देखो यहां इन्होंने क्या समझाया हुआ है, आगे बोलते हैं ये कि रॉल्ट ने क्या किया था। इसने कहा था फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, ही इज टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन। अब इमेजिन करो, यहां तो मैंने एक चीज ली थी, अब जो मान लो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट ए लिया था, तो जो ये वेपर प्रेशर आया है ना, ये P0 A है, बिकॉज कोई दूसरा नहीं है, ये प्योर वेपर प्रेशर है ए का। अब रॉल्ट भैया कहते हैं कि इसमें दो लिक्विड ले लो, एक ए ले लो, एक बी ले लो, जैसे एक बेंजीन ले लो, एक टॉलुइन ले लो। अब यहां पर वेपर्स तो दोनों के बनेंगे, ए के भी बनेंगे, बी के भी बनेंगे। जो बी वाला वेपर प्रेशर है उसे हम कहेंगे पी बी, और जो ये वाला है इसे हम कहेंगे पी ए। राइट, ये क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बोलते हैं, इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बोलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैम आपने P0 क्यों नहीं लगाया, वहां तो लगाया, यहाँ पे ये अकेला था। जब ये अकेला होता है तो उसे प्योर बोलते हैं, और जब दो लोग होते हैं तो तब एक के वेपर प्रेशर को पार्शियल बोलते हैं। कि तेरा हिस्सा कितना है, पार्शियल हिस्सा, कुछ हिस्सा उसका है कुछ हिस्सा इसका है।
और हमें क्या बोला था रॉल्ट ने? सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। उसने बोला जब हम दो लिक्विड लेते हैं तब जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा किसी का भी, पी ए का पी बी का, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द मिक्सचर। अगर मैं आपसे कहूं बी के जो वेपर्स बने हैं किस हिसाब से बने हैं, आप बोलेंगे जितना इसमें इसका मोल फ्रैक्शन होगा उसी के हिसाब से उसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो इसी को हम रॉल्ट्स लॉ कहते हैं। इसने लिखा P1 इज प्रोपोर्शनल टू X1। हम सबको पता है कि जब हम इस साइन को हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना होता है। सो हियर वी हैव इंट्रोड्यूस द कांस्टेंट P0। और P0 को क्या बोलते हैं? इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट। तो फाइनली रॉल्ट्स लॉ भी यही कहता है, P इज प्रोपोर्शनल टू X। कल हमने हेनरी लॉ पढ़ा था, उसमें भी उसने क्या बोला था? P इज प्रोपोर्शनल टू X। और रॉल्ट लॉ क्या करता है? P इज इक्वल टू P0 इंटू एक्स। इसने क्या बोला? P0 लगाओ कांस्टेंट की जगह पे। और हेनरी ने क्या बोला था कि आप प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे आप के एच लगाओ X। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से सुनो। What is the similarity between Raoult's law and Henry's law? In both the cases, P is directly proportional to X. Partial pressure of gas या any component is directly proportional to its mole fraction. दोनों में सेम है। फिर डिफरेंस क्या है? Both differ in the constant. In Raoult's law, the constant is P naught, यानी the vapor pressure of pure liquid, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो के एच है, हेनरीज कांस्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आता है, हाउ कैन यू से दैट रॉल्ट्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ? यही बात जो मैंने अभी बोली है रिपीट कर देना, ये सिमिलैरिटी है, ये डिफरेंस है ना, ये उसका स्पेशल केस है। ओके, आगे बढ़ते हैं इसके हिसाब से, फिर मैं एक बार सम अप भी कर दूंगी। सी, यहां पे हमें क्या समझाया हुआ है इसने? उसने कहा जब दो लिक्विड्स ले लेते हैं, एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, उस सॉल्यूशन में जो पार्शियल प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसको रिप्लेस करने के लिए वी हैव टू इंट्रोड्यूस वन कांस्टेंट। इन दिस केस द कांस्टेंट इज P01। इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। ऐसे ही दूसरे कंपोनेंट के लिए P2 इज इक्वल टू P02 एंड X2, राइट। और डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि जो पी टोटल होता है ना, इस कंटेनर में हमने यहां लिया ए और बी, दो कंपोनेंट्स लिए, दोनों के वेपर्स होंगे ऊपर, एक पी ए भी होगा पी बी भी होगा, तो इन दोनों को मिला देंगे तो टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं इस जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कितना होगा, आप बोलेंगे पीटी। और पीटी किसके इक्वल है? P1 प्लस P2, यानी कि जो मैंने एग्जाम्पल लिया इन दैट केस पी ए प्लस पी बी। इन्होंने 1 और 2 ले रखा है, बात तो ये कि एक्स वाई कर लो, कुछ भी बना लो। सो इनकी वैल्यूज को पुट कर दो। P1 क्या था? ये था। अब P1 की जगह इसको पुट करो और P2 की जगह पे इसको पुट करो, तो ये आपके पास आ गया, राइट। मैंने X1 की जगह पे 1 - X2 क्यों लिखा? याद करो, मोल फ्रैक्शन में मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स दोनों को सम करेंगे तो आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - X2 इसकी जगह पे। और ये इसलिए लिख के दिखाया है कि आप रिप्लेस कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के हिसाब से आप अपनी जो वैल्यूज है उसको चेंज कर सकते हो। लाइक X1 की जगह पे 1 - X2 लिख सकते हो। ऐसे X2 की जगह पे हम लोग 1 - X1 लिख सकते हैं, तो दूसरा वर्जन हो गया फॉर्मूले का। फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द इक्वेशन 2.16। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। कहते हैं अगर टोटल प्रेशर है ना, वो एक के मोल फ्रैक्शन से भी हम कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे दोनों लिखे हुए थे ना, जरूरी नहीं है, हम एक से भी कर सकते हैं। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। ये कहता है कि जो कंपोनेंट 2 होगा, टोटल वेपर प्रेशर जो है वो उसके साथ लीनियर डायरेक्टली रिलेटेड है। ये मतलब है कि डायरेक्टली रिलेटेड है दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के साथ। तुम खुद ही सोचो यार, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसके वेपर्स भी तो ज्यादा बनेंगे, राइट। तो दोनों पे डिपेंड करता है, प्योर पे भी। आई मीन प्योर कितना था, मान लो कोई लिक्विड है, फटाफट 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 वेपराइज होता है तो उसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे।
दूसरी बात, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसके भी वेपर्स ज्यादा बनेंगे। तो इसीलिए हमने पार्शियल वेपर प्रेशर को उससे कोरिलेट किया। नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन हो गया। अब देखो जरा, डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर्स ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स 1 and 2, द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेस और इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। 1 पे भी डिपेंड कर रहा है, 2 पे भी डिपेंड कर रहा है। अब हम प्लॉट करेंगे, यानी कि ग्राफ प्लॉट करेंगे P1 या P2 का मोल फ्रैक्शन के साथ, X1 या X2 के साथ। तो हम देखते हैं कि कैसे आ रहा है। यहां ध्यान से देखो, X1 1 है, इसका क्या मीनिंग है? इस जगह पर प्योर 1 कंपोनेंट है, अभी हमने दूसरा कंपोनेंट ऐड नहीं किया है। और इस जगह पर जो है प्योर कंपोनेंट 2 है, X2 सेकंड का है। ये X1 1 का मतलब है फर्स्ट कंपोनेंट है, सेकंड नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट 0 है, उसका मोल फ्रैक्शन नहीं है। मीन्स हमने, तुम ऐसे इमेजिन करो कि मैंने इसमें ना पहले बेंजीन ले लिया प्योर, वो ये वाली सिचुएशन है। अब तुम इसमें टॉलवीन ऐड करते जाओ, मीन्स ये देखो ग्राफ आगे बढ़ रहा है, टॉलवीन की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पर तुमने इतना टॉलवीन डाल दिया कि बेंजीन की हैसियत ही खत्म हो गई। तो हमने कह दिया सेकंड कंपोनेंट है, लगभग लगभग, ठीक है। अब ग्राफ कैसे जाएगा, ये देखो, जो ये है ना, ये P02 है। क्यों? क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन सेकंड कंपोनेंट है ना, उसका 1 है, यानी कि प्योर 1 है यहाँ पे। यहाँ पर X2 यानी कि सेकंड कंपोनेंट प्योर है, तो P02 हो जाएगा। यहाँ पे X1 1 है, तो P1 हो जाएगा, P01। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? ये PT को रिप्रेजेंट करती है। अब तुम सोच रहे होगे कि सेम क्यों नहीं बनाया मैम, अलग अलग क्यों बनाया? भाई, दो लिक्विड का कभी भी वेपर प्रेशर सेम नहीं होता है, दोनों सेम जगह पर नहीं आ सकते, अलग अलग होंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P1 की लाइन को, ये P2 की लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ P2 का कम है क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन कम है, P2 का बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ पे प्योर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया मीनिंग, ये हम कैसे निकालते हैं। आपको ग्राफ आना चाहिए, एक बार ग्राफ आया था एग्जाम में कि रॉल्स लॉ का जो सॉल्यूशन है उसका ग्राफ दे दो, तो हमने बता दिया। ठीक है, तो हमें ये पता चलता है जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा आउट ऑफ टू कंपोनेंट्स 1 and 2, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, पीटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस पर ज्यादा डिपेंड करेगा। और जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका भी पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तभी तो दोनों पे डिपेंड कर रहा था। फॉर्मूला क्या था? P A = P0A × XA। ये प्योर वेपर प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है, दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा आ गया रॉल्स लॉ। अब एक और बात, फिर हमने कंपोनेंट 1 और 2 ले लिया। यहाँ पे जो बने वेपर्स, उसे हम पार्शियल प्रेशर कह देते हैं। ए का और बी का पीटी हो जाएगा टोटल, या 1 और 2 का, अगर 1 और 2 लेते हैं हम लोग तो। क्वेश्चन है कि यहां पर जो X1 X2 था ना, वो सॉल्यूशन के अंदर था। वेपर फेस में कितना मोल फ्रैक्शन होगा उसको Y1 और Y2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। लिक्विड के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होगा उसे X1 X2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो वेपर फेस में होगा उसे हम Y1 और Y2 से करेंगे। द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमिन्ड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स इफ Y1 and Y2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इन द गैसियस स्टेट। ये देखो, इससे हम निकाल लेंगे वेपर फेस का। ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन में आता है, जो ये Y1 है ना, इट इज द मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस, और ये मोल फ्रैक्शन 2 का है वेपर फेस में। तो वेपर फेस में निकालने को बोलेगा तो आप क्या करोगे? अगर आपको Y1 निकालना है तो P1/P टोटल कर देना। अब ये P1 क्या था? P01 × X1/PT। आप ये मोल फ्रैक्शन इन द गैसीय स्टेट निकाल सकते हैं। दोबारा से सुनो, अब मैं आपको रॉल्स लॉ बताती हूँ, RAOULTS, रॉल्स लॉ। ये कहता है, अगर दो लिक्विड्स को लिया जाए, मिक्सचर ले लिया जाए, दो कंपोनेंट 1 and 2 कंपोनेंट्स का,
दोनों के वेपर्स उड़ेंगे यहां पर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट is directly proportional to its mole fraction. Partial pressure of second component is directly proportional to its mole fraction. Then P1 is equal to P naught 1 into X1 and partial pressure of 2 is equal to P naught 2 into X2. सारा रिवाइज करा रही हूँ दोबारा से, वो हमने अभी बुक पढ़ी है। ओके, तो इट सेज कि जो पीटी होगा ना, ये टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। ऐसे डाल्टन ने भी लॉ दिया था, ये वाला डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, उसको हमने फॉलो किया। नाउ पीटी इज ऑल्सो इक्वल टू P1 की जगह पे मैं ये लिख दूंगी, P01 इंटू X1 प्लस P02 इंटू X2। अब यहां पर मैं X1 की जगह पे 1 माइनस X2 भी लिख सकती हूँ, मर्जी है ना, 1 - X2। मान लो मोल फ्रैक्शन एक का दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, तो हम सॉल्व कर सकते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि दूसरा तो दिया ही नहीं। आप X2 की जगह पे 1 - X1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, रॉल्ट्स लॉ। और रॉल्ट ने ये भी बोला था, ये जो X1 X2 है ना, ये नीचे होता है, सॉल्यूशन में होता है। यहां पर कितना होगा मोल फ्रैक्शन, उसको Y1 और Y2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और Y1 क्या है, पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। ठीक है, तो 1 का निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला, 2 का निकालना होगा तो सेकंड फॉर्मूला। दिस इज ऑल अबाउट द रॉल्ट्स लॉ। एक क्वेश्चन हमने और पढ़ा, हाउ इज द रॉल्ट्स लॉ is the special case of Henry's law, because in both the cases P is directly proportional to X, but they both differ in the value of constant. In this case, the constant is the vapor pressure of pure solvent, and here the proportionality constant is Henry's law constant. Both differ in the nature of the constant, but basically दोनों का फॉर्मूला सेम है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है रॉल्ट्स लॉ के ऊपर, ध्यान से देखेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, फॉर्मूला CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 है, 298 केल्विन आर 200 mmHg। ये क्लोरोफॉर्म का प्योर वेपर प्रेशर है। 415 mmHg ये डाइक्लोरोमीथेन का प्योर वेपर प्रेशर है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म and 40 gram CH2Cl2 at 298 Kelvin, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेस। वाई भी निकालना है दोनों का और टोटल भी निकालना है। ठीक है, मैं आपको एक वो बताती हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे। पहले तो फॉर्मूला लगा लो, न्यूमेरिकल को करने का तरीका होता है पहले फॉर्मूला लगा दो, इन्होंने नहीं लगाया, आप लगा लो। इससे बहुत आसानी होती है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। कैसे आसानी होती है मैं बताती हूँ। आप ना क्लोरोफॉर्म को 1 ले लो और डाइक्लोरोमीथेन को 2 ले लो, लिख देना साइड पे, क्लोरोमीथेन 1 लिया हमने, क्लोरोफॉर्म 1 लिया, डाइक्लोरोमीथेन 2 लिया। सो पीटी इज इक्वल टू P1 प्लस P2, आप लिख लो पहले, एंड पीटी इज इक्वल टू P01 इंटू X1 प्लस P02 इंटू X2। अब आप ध्यान से देखो, P0 तो दोनों के गिवन है, क्या 200 mmHg, 400 mmHg। क्या यूनिट्स को चेंज करने की जरूरत है, नहीं, दोनों सेम है, हम आंसर भी इसी में लिख देंगे, हमारा क्या जाता है। अगर अलग होता ना, एक होता में दूसरा एटमॉस्फेयर में होता तो चेंज करते, दोनों का सेम हो तो क्या जरूरत है चेंज करने की। ओके, अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है X1 का। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आते हैं और दोनों के नीचे आएंगे। अब N1 क्या है, यानी कि क्लोरोफॉर्म का, आपको पता है ना, N का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना है 25.5, मोलर मास क्लोरोफॉर्म का ये निकाला हुआ है 119.5, क्योंकि हमने 1 इसको लिया है ना, इन्होंने 1 उसको ले लिया, जो भी है। तो देखा 25.5 अपॉन दिस, आंसर आ गया 2.13। ये जो X1 है ना, X1 अभी नहीं आया, सॉरी, ये तो भी N1 आया है, ये आया है N1, N1 आया 0.213। अब 40 ग्राम यानी कि जो N2 था, इसको हमने N2 माना हुआ है, इसको N1 माना हुआ है। 40/85, 85 CH2Cl2 का मोलर मास है, ये आ गया 0.47। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर दिए, मोल फ्रैक्शन के लिए ऊपर किसके रखे हमने, 2 के, ये हमारा 2 है, ये हमारा 1 है। ठीक है, तो 0.47 ये रहा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, मीन्स ये N1 है ना जो,
ये है 0.47, हमने 2 का लिया हुआ है ना, तो ये 2 का लिखेंगे, सॉरी इसका नहीं है। इन्होंने x2 पहले निकाल लिया है, x2 में आएगा n2/n1 + n2, और इनका n2 आ रहा है, ये रहा 0.47, और दोनों को मिला के आ रहा है 0.683। इससे x2 निकल आएगा, और x1 निकालना हो तो 1 - x2 कर दो, ये आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, वेरी सिंपल। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल है, बट कैलकुलेशंस बहुत लंबी हैं। अब आप कहेंगे मैम वाई भी तो निकालना है, ये देखो ये भी तो निकालना है, तो क्या आएगा, y1 निकालना है ना, तो P1/P टोटल ले लो। P1 कितना है, ये यहां से निकलेगा, और P टोटल कितना है, ये जो हम आंसर निकाल रहे हैं उससे डिवाइड कर दो, एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इजी न्यूमेरिकल्स है, टफ नहीं है इसके बिल्कुल भी। ये देखो, फॉर्मूला निकाल दिया। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, देखो जरा क्या लिखा हुआ है। वेपर फेज विल बी ऑलवेज रिच इन कंपोनेंट विच इज मोर वोलाटाइल। मैंने बोला था ना, मोर वोलाटाइल वो होता है जिसके वेपर्स ज्यादा 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 बनते चले जाते हैं, है ना। ज्यादा ज्यादा वेपर्स बनेंगे वो मोर वोलाटाइल होगा, उसके हमेशा जो वेपर फेस में वो होंगे ना पार्टिकल्स, उसके ज्यादा होंगे ऑलवेज। ये तो होता ही है। अब कोई है टाइट पकड़ के बैठा हुआ, मान ले कंपोनेंट बी है, बी 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 कस के पकड़ के बैठे हैं, उनका वो वोलाटाइल नहीं है ज्यादा, तो उसके वेपर्स भी कम बनेंगे। कॉमन सेंस। मैं क्यों इस पे जोर दे रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, एमसीक्यूज इसी को तो बोलते हैं। डीप चले जाओ तो एमसीक्यूज बन जाता है। ठीक है, और इसके बाद मुझे लगता है कि हमें लेट मी चेक इसकी डीपीटी है क्या। लिखा हुआ है रॉल्ड्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, जो हम बात कर चुके हैं। ये रहा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस इन लिक्विड। यहाँ पे आइडियल और नॉन आइडियल की कहानी आएगी, हम उस पे नहीं जा रहे। पहले मैं चेक कर लूं कि क्या हमने रॉल्ड्स लॉ की कोई वो बना रखी है। यस, वी हैव न्यूमेरिकल्स ऑन रॉल्ड्स लॉ। आज अपनी वीडियो में इसको कवर करेंगे, पूरा टॉपिक हो जाएगा आपका रॉल्ड्स लॉ का, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको नहीं आता हो। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ऊपर ही कर लेते हैं, डन, 3 तो हो जाएंगे। वेल, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and B are 450 and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Nothing to do with the temperature, it is given just. Find out the composition of liquid mixture of if total vapor pressure is 600. Composition का मतलब होता है आपको x1 भी निकालना है, x2 भी निकालना है। ए और बी है, मीन्स एक्स ए भी निकालना है, एक्स बी भी निकालना है। अब हम क्या करेंगे, दो वोलेटाइल लिक्विड है। पहला काम सबको पता है, जब कोई न्यूमेरिकल करना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम लिखेंगे पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। नाउ पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। नाउ टोटल प्रेशर कितना है, 600, और पी नॉट ए कितना है, 700। एक्स ए कितना है, कैलकुलेट करना है। पी नॉट बी कितना है, 450। मैंने उल्टा कर दिया, ए का 450 था, गड़बड़ हो गई। 600 इक्वल टू 450 इंटू एक्स ए प्लस 700, ये बी का है, इंटू एक्स बी। अब एक्स से एक्स बी तो हम निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, एक्स ए की जगह पे 1 - एक्स बी लिख देते हैं। 600 इक्वल टू 450 इंटू 1 - एक्स बी प्लस 700 इंटू एक्स बी। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ओके यही कर देते हैं, फाइन। अब हम लिखेंगे 600 इज इक्वल टू 450 को 1 से भी मल्टीप्लाई करो, एक्स बी से भी करो, तो 450 माइनस 450 एक्स बी प्लस 700 एक्स बी। 700 एक्स बी में से 450 एक्स बी माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 250। तो हम लिखेंगे, और 450 को इधर ले आओ, 600
-450 इज इक्वल टू, उसमें से माइनस किया तो 250 एक्स बी आ रहा है। 600 में से 450 माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय 250 कर दो, मीन्स एक्स बी इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 150। ये आ जाएगा 150 अपॉन 250। लो जी, आपका एक्स बी निकल आया। और अगर एक्स ए निकालना है तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। दोबारा से देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी इतना, बस इसको पढ़ते ही फॉर्मूला लगा देना पहले। फॉर्मूला लगाने के बाद समान ढूंढ लेना, अपने आप पता चल जाएगा निकालना क्या है और कैसे निकालना है। वेन एवर यू हैव टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल, देन ऑलवेज पुट फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत इजी हो जाता है। आप बस देखते जाओ, ये गिवन है, ये गिवन है, गिवन है, अच्छा ये निकालना होगा। फिर अगर नहीं भी मीनिंग पता होगा ना कॉम्पोजिशन का, अपने आप समझ में आ जाएगा फॉर्मूला लगाते ही कि क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है। सो चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल्स पे। ओके, नेक्स्ट है। मैं देख रही थी कि यहां से स्पेस बच जाता तो थोड़ा सा मैनेज हो पाएगा। चलो, अभी करते हैं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। नेक्स्ट है, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन, मतलब प्योर होगा ना, इतने किलो पास्कल, ऑक्टेन का इतने किलो पास्कल। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑक्टेन। सबसे पहले फॉर्मूला लगा दो, वही पीटी इज इक्वल टू पी ए। अब यहां पे ना एक काम करो, हेप्टेन को एच ले लो, ऑक्टेन को ओ ले लो, लंबा नहीं लिखेंगे बार बार। तो यहां पे पीटी आ जाएगा पी एच प्लस पी ओ। ठीक है। अब पी एच क्या होता है, पी एच होता है पी नॉट एच इंटू एक्स एच। और पी ऑक्टेन क्या होगा, पी नॉट ऑक्टेन इंटू एक्स ऑक्टेन। तो पहले हम एक्स निकाल लेते हैं। देखो पी नॉट एच कितना है, हेप्टेन का प्योर वेपर प्रेशर ये रहा, ये पी नॉट एच है, और ये पी नॉट ऑक्टेन है। यूनिट चेंज करना है, नो, बोथ ऑफ दीज आर गिवन इन द सेम यूनिट, तो वाई टू चेंज। ओके। सो पी नॉट दे रखा है, एक्स निकालना है। एक्स क्या होता है, ग्राम इज गिवन। हेप्टेन का फॉर्मूला होता है C7H16, और इसका मोलर मास है 12 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 84। और 16 हो गया आपके हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, तो 16, ये आपका आ जाएगा 100। और ऑक्टेन का मोलर मास निकालेंगे, ये होता है C8H18, और इसका मोलर मास आएगा 114। मैंने कैसे पता लगाया, नेक्स्ट मेंबर में ना 14 का डिफरेंस होता है, CH2 का सबने पढ़ा हुआ है होमोलोगस सीरीज वाला। तो 114 इसका मोलर मास है। ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन, हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं हेप्टेन का। कैसे आएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे। हेप्टेन का गिवन मास है 26, मोलर मास है 100, और नीचे भी दिस। और दूसरे कंपोनेंट का मोलर मास है 114 और गिवन मास है 35। तो 35 अपॉन 114 लिखेंगे। यहाँ जो भी आंसर आएगा, आपको ऑक्टेन का निकालने के लिए 1 माइनस एक्स हेप्टेन कर देना। कभी मैं छोटा लिख लूँ, कभी बड़ा, अब कोई नहीं, आप एक ही लिख लेना। ठीक है। हेप्टेन का माइनस कर देना, एक्स ऑक्टेन आ जाएगा। अब आपके पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सबसे डिफिकल्ट क्या है, कैलकुलेशन, क्योंकि 105.2 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। हो जाएगा आप लोगों से, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस है, अच्छी बात है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल ऑल्सो। ओके। अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल पे। मेन है, अब इसको पॉज करके आप सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर से भी कर लो, मैन्युअली भी कर लो, कोई नहीं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है ना। देखो हर हर एक सब्जेक्ट को आपने टाइम देना है। मैन्युअली रफ रफ कर लो और उससे कर लो कैलकुलेटर से। ठीक है। सो हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। हमारा अगला न्यूमेरिकल है 100 ग्राम ए एंड मोलर मास 140 was dissolved in 1000 ग्राम बी, मोलर मास 180। ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी 500, और प्योर ए का कैलकुलेट करना है, और टोटल का दे रखा है 475। वेरी सिंपल, इसमें क्या ही हो गया, फॉर्मूला यूज कर लो, पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। अब पीटी
इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, तो पी नॉट ए गिवन है, कहाँ गया, ये रहा, सॉरी, निकालना है, पी नॉट ए निकालना है। पीटी कितना है, 475, ये देखो 475 इज इक्वल टू पी नॉट ए निकालना है। एक्स ए तो हम अभी निकाल देते हैं, और पी नॉट बी कितना दिया हुआ है, 500, और एक्स बी, अब हमें ये निकालने हैं दोनों, कैसे निकालेंगे, जो एक्स ए है ना, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आएंगे न्यूमरेटर में, और ये आएंगे डिनोमिनेटर में, एन ए और एन बी। ठीक है, सो एक्स ए इज इक्वल टू एन ए, कितना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, हमारे है, ये देखो 100 गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 100 अपॉन 140 आएगा, नीचे फिर से 100 अपॉन 140, प्लस दूसरे का है 1000 अपॉन 180, गिवन है। ठीक है, यहां से आपका एक्स ए निकल आएगा, सॉल्व कर लो। फिर आप क्या करेंगे, एक्स बी इज इक्वल टू 1 - एक्स ए, लो जी दोनों आ गए, यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको पॉज करो, वीडियो को सॉल्व करो तो आगे बढ़ना। ठीक है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, लास्ट में सारा बर्डन इकट्ठा हो जाएगा, स्टार्टिंग में करते जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस एक ही क्वेश्चन है, उसके बाद नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन की कहानी स्टार्ट हो जाती है। वो अभी मैंने लेक्चर नहीं करा, हम यहीं तक ही करेंगे आज। नेक्स्ट है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 300 केल्विन, नथिंग डू विद द टेम्परेचर, इतने mmHg, एंड ऑफ द प्योर टॉल्वीन का 32.06 mmHg। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेस, वाई निकालने को बोल रहा है। बेंजीन को बी लिखेंगे, टॉल्वीन को हम टी लिखेंगे। इफ 80 ग्राम बेंजीन इज मिक्स्ड विद 100 ग्राम टॉल्वीन, एज्यूम दे मेक एन आइडियल सॉल्यूशन। वेल, आइडियल सॉल्यूशन है तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, क्या, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, अब ये टोटल भी टी हो गया, टॉल्वीन भी टी हो गया, है ना, तो हम इसको टोटल को एस लिख लेते हैं सॉल्यूशन का, पी एस, एस स्टैंड फॉर सॉल्यूशन, पी बी प्लस पी टी। अब पी नॉट बी कितना है बेंजीन का, प्योर बेंजीन का, ये रहा, ये पी नॉट बी है, ये पी नॉट टी है, टॉल्वीन का है। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, 80 ग्राम बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन आ जाएगा 80 अपॉन, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, इसका मोलर मास आ जाएगा 72, 16 इंटू 6, कार्बन का 12 होता है, और इसका 678 अपॉन 78, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकल आएंगे। टॉल्वीन के निकालने हो तो टॉल्वीन का 100 ग्राम दे रखा है, ये रहा गिवन मास, और इसका मोलर मास क्या है टॉल्वीन का, इसमें CH2 और ऐड कर दो, 14 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 78 में 14 ऐड करो कितना होता है, 92, ये 92 आ जाएगा। इससे ये निकल आए। अब एक्स बेंजीन कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे, और इन दोनों के नीचे रखेंगे दिस प्लस 80/78। ये टॉल्विन का मोलर मास खुद से भी चेक कर लेना भाई, देखो कभी कभी गलती हो भी जाती है, चेक कर लेना। ठीक है, सो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, इस फॉर्मूले से आपका निकलेगा पीएस, लेकिन उसने तो हमसे पूछा कि मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में बताओ। लो, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में बताना है, तो ऊपर तो आएगा पीबी, जो यहां से निकलेगा आपका, कैसे निकलेगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी को मल्टीप्लाई करके निकलेगा, और नीचे हम लिखेंगे टोटल वेपर प्रेशर, जो कि यहां से आएगा। आ गया आपका वेपर फेस में इसका कॉम्पोजिशन। आज की वीडियो में इतना सफिशिएंट है, रॉल्स लॉ की डेफिनेशन, हेनरीज लॉ के साथ उसका कंपैरिजन, और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, न्यूमेरिकल में कैसे आएगा, और कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ग्राफ भी इसमें हो गया हमारा। थियोरी तो बहुत इजी है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में बहुत सारा हार्ड वर्क चाहिए। मैं तो आपको सजेशन दूंगी कि आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करो, और साथ में मैन्युअली भी करो, दोनों करो, है ना, क्योंकि अच्छा, कई बार मैंने बच्चों को ये भी देखा है क्लास में, उनको कैलकुलेटर यूज करना ही नहीं आता। वो भी आप ध्यान रखना, ध्यान से यूज करना, इसलिए मैं कह रही हूँ दोनों तरीके से करो, मैन्युअली भी और कैलकुलेटर से भी, और टीचर की हेल्प लो, जो भी आपके घर में है जिसको अच्छे से आता है, कि आपका कैलकुलेटर से और मैन्युअली इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ यू एंड डू वेरी मच हार्ड वर्क। ठीक है, आज की वीडियो में इतना काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे
टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन।